नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। भागीरथी नदी के संगम में युवक बह गया। युवक के नदी में बहने का वीडियो वायरल है। मौके पर एसडीआरएफ सर्च अभियान में जुटी हुई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदी नाले अपने उफान पर हैं। भागीरथी नदी के संगम में युवक बह गया, जिसके लिए सर्च अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन युवक के बहने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। काफ़ी दूर तक वो अपने आप को बचाने की कोशिश की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन आखिर में नदी के तेज बहाव में युवक बह गया। तो उत्तरकाशी की तस्वीर है, जहां पर युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। काफ़ी दूर तक वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नदी का वेग इतना तीव्र था कि युवक खुद को बचा नहीं पाया। अब एसडीआरएफ सर्च अभियान चला रही है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, अभी तक जो सर्च ऑपरेशन है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी रवि, आपको बता दूं कि ये जो जनपद मुख्यालय का ये मामला है और जो युवक जो है आपको वीडियो में दिख रहा है उसकी जो है पहचान भी हो चुकी है, लेकिन उसकी अभी तक डेड बॉडी जो रिकवर नहीं हुई है। जिसको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और उत्तरकाशी की जो आपदा की टीम है वो जो है लगातार काम कर रही है। अभी तक जो है जो बॉडी है वो रिकवर नहीं हो पाई थी। अभी बॉडी रिकवर नहीं हुई। जो युवक बहा है दीपक, इसमें देखा जा रहा है कि युवक नदी के पास जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या इसको लेकर भी कोई अपडेट है कि क्यों युवक आखिर यहाँ गया, क्या वजह रही होगी? युवक की कोई शिनाख्त हो पाई है, कहाँ का रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये जो युवक है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, ये जो उत्तरकाशी में एडवोकेट थे और यहाँ जिला जो बार एसोसिएशन थे उसके सदस्य थे, लेकिन जो है वो जो अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो नदी में क्यों गए। लेकिन जो अभी फिलहाल ये है कि वो जो है वहाँ से जो है उन्होंने बहुत कोशिश अपने को बचाने की, लेकिन आखिर में जो है वो जो है बच नहीं पाए। बिल्कुल, और ये भी संशय की स्थिति है कि नदी में जाने की वजह क्या रही होगी, इस पर भी जांच जरूर है। बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका। चले आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शाम 4 बजे धामी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान धामी सरकार ने सर्वसम्मति से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में किए गए संशोधन विधेयक को पारित करा लिया है। इसके साथ ही विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए गठित तदर्थ समिति का प्रथम प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। यानी विधायकों के वेतन में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही भत्तों और वैयक्तिक सहायक के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। विधायक और पूर्व विधायक और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। वर्तमान और पूर्व विधायक के उपचार के लिए अगर एम्स विदेश में उपचार की सिफारिश करता है तो भेजा जाएगा। विधायकों को भी गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 40,000 के रेलवे के कूपन और पेट्रोल के लिए 30,000 प्रतिमाह नगद मिलेंगे। मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 22, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसका विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 23, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 24, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने के सदन से अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हैं कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 25, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 26, माननीय मुख्यमंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 27। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 28। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगते हैं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 29। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करती हूँ। मत संख्या 30। माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 31। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। गैरसैंण में मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अडानी और सेबी मामले में जेपीसी जांच की मांग की है। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन लगातार विपक्ष अपनी बातें उठा रहा है, अपनी मांगे उठा रहा है और आज प्रोटेस्ट भी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाएंगे कि तमाम जो कांग्रेसी लीडर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का जो दबाव है वो नहीं सहेंगे। साथ ही ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग है उसको बंद किया जाए और साथ ही जो अलग अलग विषय हैं उनको उठाने का काम भी कर रहे हैं। और साथ में सुमित हृदयेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तमाम विषय आप लोग उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रांतीय विषय जो उठाएंगे वो सदन के अंदर, सदन के माध्यम से प्रश्नकाल में 310-58 में उठाएंगे। लेकिन आज पूरे देश भर में जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुरुपयोग कर रही है, अपने अनुषांगिक संगठन उनको वो बनाकर विपक्ष को डराने धमकाने का लगातार पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही है, अवश्य आज बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। साथ ही साथ हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने पहले पूरी अडानी एम्पायर जो है और जिस प्रकार से ऑफशोर निवेश, हवाला रैकेट जो उन्होंने चला रखा है उसको एक्सपोज करा। आज सेबी चीफ पे भी उनकी संलिप्तता पे एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने उठाया है। हम मांग करते हैं कि पहले तो वो इस्तीफा दें और जेपीसी के तत्वाधान में इस पूरे विषय की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी। कानून व्यवस्था को लेकर के भी आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर भी हमने तमाम सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था में अगर आप देखेंगे कि प्रदेश में महिला पर अत्याचार कितनी तेजी से बढ़ा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं और उसमें भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि लोगों की मानसिकता ठीक करने का, लोगों को सुधारने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। इस तरह के अनर्गलन बयान, गैर जिम्मेदारा बयान सरकार के अधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद विषय है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्ती लेकर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है और ये मांग भी उठाई जा रही है कि जो ईडी सीबीआई है उनका जो दुरुपयोग है उसको बंद किया जाए। साथ ही तमाम जो विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, वो सरकार को आज घेरने का काम भी करेंगे। आज वो तमाम विषयों पर ये चर्चाएं करने जा रहे हैं और साथ ही आपको दिखा दें कि विधानसभा में आज मानसून का सत्र है, दूसरे दिन का ये सत्र है, जो कि आज विपक्ष ने पूरी रणनीति बनाई है कि किस तरह से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। ऐसे में पूरी तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाने का काम लगातार किया जा रहा है और साथ ही जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, जो कि अपनी बातें रख रहे हैं हाथों में तख्ती लिए हुए। और विधानसभा में आज कई तरह के विषयों को उठाया जाएगा। विधायक जी,
अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, आपकी जांच होनी चाहिए, क्या मांगे हैं? देखिए, देश के बड़े उद्योगपतियों खासकर अडानी को नियमाविरुद्ध बड़ा कर्जा दिया गया और जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, जो छोटे किसान हैं, अगर वो कर्जा लेता है तो उसके घर तो वसूली के लिए वारंट भेजे जाते हैं, कुर्की की जाती है, लेकिन अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया जा रहा है। अडानी इसकी जांच सेबी से कराने के लिए भेजी गई थी, लेकिन हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ये दोनों मिले हुए हैं, सेबी भी और अडानी भी। इनकी बहुत सारी बेनामी संपत्तियां, बेनामी कंपनियां, जो 2 नंबर का पैसा है। तो राहुल गांधी जी इनके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने के लिए कह रहे हैं, इसी के उसमें हम धरने पर बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी और सीबीआई का तो लगातार हो रहा है। विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का सरकार लगातार दुरुपयोग कर रही है, और जितने मामले इन्होंने खोले आज तक वो कहीं निकले नहीं है, इसलिए सब झूठे मामले हैं। सरकार इसको हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। जी धन्यवाद विधायक जी। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लगातार विधानसभा का सत्र है उसकी आज कार्यवाही भी जारी है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस के विधायकों ने अपनी मांगे भी उठाई हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। गुलदारों के आतंक को लेकर लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह ने हाथ में तख्ती लेकर मांग उठाई है कि गुलदारों के आतंक से क्षेत्रवासियों को बचाया जाए और विशेष सत्र एक दिन के लिए चलाया जाए। विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बागो का गुलदारों से आतंक का आपने मुद्दा उठाया है, क्या कुछ मुद्दा उठा रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा उत्तराखंड प्रदेश जो है, अगर पर्वतीय क्षेत्र लें चाहे कोई भी क्षेत्र लें, गुलदारों से, बाघों से, वन्य जीव से बहुत परेशान है। और क्योंकि 67% लगभग हमारा वनाच्छादित प्रदेश है, और यहाँ जो वन्य अधिनियम हम पे थोपे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे एक तरफ तो विकास कार्यों को अवरुद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ वन्य जीवों से जो है हम लोग जो है असुरक्षित हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर मैंने सरकार से मांग की है कि एक दिन का सदन उठाया जाए, और एक दिन का सदन में सारी चर्चाएं हो जाएंगी कि हमको क्या चाहिए और उसके अनुरूप हमारी क्या अधिनियम होने चाहिए, क्या ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि ताकि लोगों को परेशानियां भी ना हो और हम लोग जो है आराम से पहाड़ से पलायन भी न करें और आराम से जीवन जी सकें। गुलदारों का आतंक आपके क्षेत्र में काफी देखा जाता है। हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में है। आप किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में या किसी भी लेकर जाओगे तो गुलदारों में हर महीने कोई ना कोई घटना ऐसी हो जाती है जिसमें हमको अपने एक छोटे बच्चों को क्या किसी व्यक्ति को खोना पड़ता है। सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं, सरकार से क्या कुछ मांग उठा रहे हैं? देखिए, पहले हम विधायक हैं, सत्ता पक्ष के बाद में है, इसलिए यह है कि हमारा पहला काम है कि जनता की बात को रखना और जनता की बात को सरकार और जिस भी माध्यम तक है वहां तक पहुंचाना और उनका निवारण करना। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विधायक दिलीप सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि गुलदारों का आतंक कितना बड़ा हुआ है और उसको लिए भी कोई रणनीति बननी चाहिए। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वन मंत्री से प्रश्न पूछा। सुबोध उनियाल से उन्होंने पूछा कि फायर लाइन को लेकर क्या प्रावधान है, साथ ही जिन लोगों की पेड़ गिरने से मौत होती है क्या उनको भी प्राकृतिक आपदा के समतुल्य मुआवजा दिया जाता है। प्रश्न से दो सप्लीमेंट्री रेज होते हैं। एक तो मार्गों के समीप जो चीड़ के वन है, वनाग्नि होती है, ये सर्वविदित है। चीड़ बहुत एक फायर रेजिस्टेंट स्पीसी है, कई बार तो महीनों तक वो जलता रहता है और खोखला होकर के वो गिरता भी है। क्या वन विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि एक 20 मीटर का जिक्र किया गया, मैं 10 या 20 मीटर का जिक्र नहीं कर रहा, फायर लाइन बना करके, अनिवार्यता फायर लाइन बना करके एक तो वन संपदा की वनाग्नि की घटना को रोका जा सकता है, और दूसरा क्या वृक्षों के गिरने से जो मानव जन की क्षति होती है, क्या उन्हें हमें दैवीय आपदा के रूप में कैटेगराइज करके उनको उसी के समतुल्य मुआवजा देने का काम वन विभाग करता है या नहीं। फायर लाइन्स बनाने पर विभाग इस समय, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में था, उच्चतम न्यायालय में फायर लाइन पर, नई फायर लाइन पर रोक लगी थी। ये रोक हटने के बाद हम फायर लाइन पर अब तेजी से काम कर रहे हैं, फायर लाइन के माध्यम से निश्चित रूप से तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की पेड़ से गिरने पर मुआवजे की, फायर लाइन कितने चौड़ाई में कटती है? फायर लाइन कितने चौड़ाई में कटती है? थोड़ा आप
हल्का सा फायर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? फायर लाइन की विड्थ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्योंकि 2 सवाल माननीय अध्यक्ष जी ने पूछे, 1000 मीटर से ऊपर एज पर वर्किंग प्लान, विभाग जो भी काम करता है वो वर्किंग प्लान के हिसाब से करता है। वर्किंग प्लान भारत सरकार से अनुमोदित होता है, तो भारत सरकार से अनुमोदित वर्किंग प्लान पे हम लोग काम करते हैं। और इसमें फायर लाइनों के जो बाधक वृक्षों का जो है 100 फुटी और 50 फुटी, 2 में इसको 2 इसके क्राइटेरिया 50 फुटी और 100 फुटी। जहां तक आपदा में मुआवजे की बात की, वन विभाग आपदा का मुआवजा वन विभाग नहीं दिया करता। कोलकाता घटना को लेकर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 9 दिन से रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी में काम बंद कर रखा है। केवल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में ही डॉक्टर योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई डॉक्टरों ने रक्तदान कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर कार्तिक ने कहा कि जब तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जी, हमारा प्रदर्शन जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से चल रहा है। जब से हमारे महिला चिकित्सक का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, जो उनके साथ घटना हुई है, उस वक्त के बाद से ही हमारी सॉलिडारिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सारे छात्र छात्राओं के साथ है। और ये पूरे भारत में चल रहा है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में नहीं। हम सब सॉलिडारिटी में उस महिला चिकित्सक के साथ खड़े हैं जो भी घटना उनके साथ हुई है। और हमारे अभी भी हड़ताल पे होने की वजह यही है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्र प्रशासन हमारी मांगे सुने और सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें एक लिखित में आश्वासन दिया जाए। हमारी जो मांग है, डॉक्टर जो हड़ताल पे बैठे हैं, सिर्फ एम्स ऋषिकेश की बात नहीं, पूरे इंडिया में हम हड़ताल पे सिर्फ इसलिए हमारे बैठने का उद्देश्य है कि जो अस्पताल है, अस्पताल में जो सिक्योरिटी है डॉक्टर्स के लिए, कि अगर कोई भी बंदा है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो अस्पताल में जो डॉक्टर है, यहाँ की सुविधा है, यहाँ के उपकरण है, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए सीधा सा एक एक्ट होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। डॉक्टर एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अगर कोई मरीज़ आता है, अब हमारी ड्यूटी आवर्स पूरे फिक्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी के एक्स्ट्रा भी काम करते हैं। बट ऐसा कभी होता है कि किसी वजह से डॉक्टर कोई मरीज़ आया, उसकी जान नहीं बच पाती है, तो उस समय क्या होता है कि मरीज़ तो अपने शौक में होता है कि अब मेरे जो भी परिजन है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनके साथ वाले होते हैं, परिजन होते हैं, या जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, वो उस बात को अपने बढ़ावे के लिए उस बात को इतना बढ़ा देते हैं ताकि अस्पताल में जो डॉक्टर है या जो सेवा नॉर्मल जो भी मरीज लोगों को सेवा दे पा रहे हैं। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव कोटी ढूंढसीर जूनियर हाई स्कूल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। दरअसल विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने की वजह से जर्जर हालत में है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान पिंकी देवी का कहना है कि लगातार 2021-22 से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के संबंध में पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। अब ग्रामीणों ने जल्द से जल्द विद्यालय की मरम्मत न कराने पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमने यह प्रस्ताव बनाया 2021-22 से, बहुत सारे आज तक बनाते दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कुछ भी सूचना या कुछ भी नहीं हो रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। और विद्यालय की जो है बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बुरी से बुरी स्थिति है। आप खुद देख सकते हैं कि अंदर जो है कि बच्चों को बैठने के लिए नहीं है। तत्काल कार्रवाई नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी, इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देख के आप खुद। और यहाँ विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से है कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी हैं वो भी डर डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। कृपया इसमें संज्ञान लीजिए और इस स्कूल के बारे में सोचिए। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 2 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन समेत ग्रामीणों ने उसकी पत्नी पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
ये हुआ कि हमने आके देखा वो डेथ हुआ पड़ा है उनके घर वाली को जो है पुलिस वाले ने देख रहे हैं और बाकी वारदात कह रहे हैं कि कोई आया था साथ में, ऐसा कोई लड़का ऐसे रिकॉर्ड को कैमरे के रिकॉर्ड में मिला है। मतलब पत्नी और उनके सास मिलकर ये घटना वारदात किया है, हत्या की है ऐसा मतलब संदेह किया, मतलब कि हमने अपने निजी आंखों से देखा। देखिए यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी दिनेशपुर के मोतियापुर क्षेत्र में कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है संदिग्ध हालातों में, जिसका नाम भोला है। तो यहाँ पर हमारा पुलिस बल पहुँचा है, उसने बॉडी को कब्जे में लिया है और इसकी पोस्टमार्टम करके जांच की जाएगी हत्या या फिर मौत के कारण। गांव के लोग हत्या कोई भी स्पष्ट या कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते, जो भी पोस्टमार्टम पंचायतनामा के बाद जो भी पता चलेगा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन कई बार सरकार के दावों पर सवाल उठने लगते हैं, जैसे इस बार उत्तरकाशी के लोग उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम जैसे पहले थे वैसे ही खुश थे, अब तो और भी परेशानी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट से समझिए। ग्रामीणों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन, ग्राम सभा में शामिल करने की मांग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव के लोग महीनों से परेशान हैं और जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। लदाड़ी गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि फिर से गांव को ग्राम सभा में ही शामिल करा दिया जाए, ताकि जैसे पहले जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जीते रहे। नगर पालिका हमारे संग वैसे अन्याय हुआ है, क्योंकि जब इसका परिसीमन किया गया था तो जैसे क्या नाम कहते हैं, ये हमारा कंसेन हुआ, डांग हुआ, कोटी हुआ, इन सबको छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को उसमें ज़बरदस्ती शामिल किया गया और जो हमारा जो अनुभव है वो बहुत ही कटु है, ख़राब है। आज जो है हमारे वहाँ पे अपने चरान है, गौ चरान है, देवता है, वो है, तो उस चीज़ का जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना हम लोग उसमें रहना चाहते हैं। तो हमारा सरकार से यही है, हम आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित रहे, ज्ञापन के माध्यम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है तो हम कोई उग्र आंदोलन करेंगे और इसको हम अपने आप को उससे मुक्त कराएंगे नगर पालिका से। लदाड़ी गांव को नगर पालिका से हटाने की मांग। उत्तरकाशी के लदाड़ी गांव के लोगों ने गांव को नगर पालिका से हटाकर फिर से ग्राम सभा में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 में जबरन गांव को नगर पालिका में शामिल कर दिया गया, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। हम ग्राम लदाड़ी से आए हैं सभी लोग, क्योंकि हमें जो इससे पूर्व नगर पालिका में हम लोगों को लिया गया, इसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें गांव के लोग उससे बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि ना तो मनरेगा की से सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली और पानी के बिल भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उससे भी लोग मतलब सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें सबको सभी का ये लेके आए हैं कि हमें पूर्व की भांति हमारा जो पुराना जो एरिया है हमारा मूल लदाड़ी का, उसमें हमें शामिल किया जाए। ग्राम सभा से नगर पालिका में आए। अभी वार्ड नंबर 9 में है लदाड़ी गांव। आरोप है नगर पालिका से फायदा नहीं। दरअसल 2019 के परिसीमन के समय लदाड़ी गांव को नगर पालिका उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 9 में शामिल किया गया था, लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक गांव का विकास नहीं हो पाया। गांव को लोग बताते हैं कि इससे बेहतर तो पहले ही था। गाँव के लोग उससे बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि ना तो मनरेगा की से सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली और पानी के बिल भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उससे भी लोग मतलब सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें सबको सभी का ये लेके आए हैं कि हमें पूर्व की भांति हमारा जो पुराना जो एरिया है हमारा मूल लदाड़ी का, उसमें हमें शामिल किया जाए। किसी भी काम के लिए आना पड़ता है नगर पालिका। लदाड़ी को राजस्व गांव घोषित करने की भी मांग। लदाड़ी गांव के लोग बताते हैं कि गांव के छोटे मोटे काम के लिए नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस वजह से ग्रामीण परेशान है। इसलिए लोग अब चाहते हैं कि गांव को नगर पालिका से हटाकर राजस्व गांव घोषित किया जाए। बात सिर्फ उत्तरकाशी के लदाड़ी गांव की नहीं है। प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जिन्हें नगर पालिका में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन ग्रामीणों को इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उत्तरकाशी के लदाड़ी गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई, लिहाजा फिर से ग्राम सभा में ही शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।